आपको रिटेलर्स की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, आपको कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए मैन्युफैक्चरर कम इंपोर्टर और कमर्शियल इंपोर्टर में क्या फ़र्क है, मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर और कमर्शियल एक्सपोर्टर में क्या फ़र्क है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कौन है, और जो रिटेलर है वो कौन है, और जो होलसेलर है वो कौन है। ठीक है, ये है रिटेलर। ठीक है, जो हम रिटेलर की बात कर रहे हैं, अगर आप रिटेलर की डेफिनेशन जाके देखें तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाई थी। पॉइंट नंबर बी, a retailer operating in an air conditioned shopping mall plaza center excluding kiosk। तो अब इस लकी वन के अंदर जितनी भी शॉप्स होंगी, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो है टायर वन रिटेलर के अंदर फॉल करेंगी। जब वो टायर वन रिटेलर के अंदर फॉल करेंगी तो उनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई होनी शुरू हो जाएंगी। उसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेफिनेशन वाला जो एरिया है वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपरली एडवाइस कर सकें। अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आती है या अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो रिटेल बिजनेस से रिलेटेड काम करती है या उसके दोनों काम हैं, तो वो आप इसको प्रॉपरली पहले ही से ही प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर हम रिटेलर टायर वन की डेफिनेशन में आएंगे तो हमारे ऊपर टैक्स के कौन कौन से लॉ अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और कौन कौन से बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। इसे लकी वन है, इसे हाइपर स्टार है, पैकेजेस है, जिस जगह पे भी आप जाएंगे आप ऑटोमेटिकली टायर वन कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ यही लोग जो हैं वो रिटेलर नहीं हैं। हमने वहाँ एक डेफिनेशन ये भी पढ़ी थी कि अगर किसी की 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की शॉप है तो वो भी टायर वन रिटेलर के अंदर फॉल करता है। लेट सपोज ये लकी वन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, तो मे भी पॉसिबल है कि इन टाइप्स के जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पे आपको मिठाई की दुकानें नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, मिठाई की दुकानें आपको अलग से नज़र आती हैं, महमूद स्वीट्स है, हाफिज स्वीट्स है, इस तरह से हर शहर की कुछ बड़ी बड़ी स्वीट्स की शॉप्स होती हैं, ये बेकरीज होती हैं, यूनाइटेड किंग है। तो ये इन मॉल्स में नज़र नहीं आती, ये मॉल के बाहर नज़र आती हैं। लेकिन क्योंकि अगर उनका एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो वो भी टायर वन कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब टायर वन में वो आ गई तो इसका मतलब ये है कि सेल टैक्स के सारे लॉस उनके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। कि रिटेलर तो वो बन गए, अब रिटेलर बनने के बाद उन्होंने सेल टैक्स देना है या उनकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल टैक्स नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, अभी तक हम ये सिर्फ पढ़ रहे हैं कि वो रिटेलर है या नहीं है। वो रिटेलर की डेफिनेशन में तो आ गया। जब वो रिटेलर की डेफिनेशन में आ गया टायर वन कैटेगरी के अंदर, तो उसके लिए एक मजीद जो है कंप्लाइंस फॉलो करना ज़रूरी हो गया, जिसको बोला जा रहा है पॉइंट ऑफ सेल। पहले आपके पास जो है पीओएस सिस्टम नहीं था, तो जो भी आप सेल करते थे पूरे महीने के अंदर एज ए टायर वन रिटेलर, आप अपने मंथ एंड के ऊपर अपनी सेल उसके ऊपर 17% दिखा के एफबीआर को सेल टैक्स जमा करा देते थे। लेकिन पीओएस सिस्टम आने के बाद से बेसिकली हुआ ये कि अब आपका जो सिस्टम है वो डायरेक्ट एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो गया है। अब जो भी आप यहाँ पे सेल करेंगे वो सेल ऑटोमेटिकली उनकी रिकॉर्ड के अंदर अपडेट हो जाएगी। तो ये पीओएस सिस्टम जो है ये कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो इसके ऊपर भी जब से ये आया है उस वक्त से जो है इसके अंदर मुसलसल प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इस सिस्टम के अंदर लोगों के रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि अभी इन्होंने मार्च 31 तक का टाइम दिया हुआ था, ये कोरोना की ओर से पहले, ये मार्च 31 तक जितने भी टायर वन वाले हैं वो अपने पीओएस सिस्टम को अपडेट कर लें, अपनी सारी सेल्स को एफबीआर की सेल के साथ मिला दें। लेकिन क्योंकि ये क्राइसिस आ गए तो अब ये पीओएस सिस्टम की डेट मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन लेट सपोज अगर वो नॉर्मल सूरत हाल होती तो आज लास्ट डेट थी, आज लास्ट डेट के बाद जो है फिर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती, इसके ऊपर हैवी अच्छा पेनल्टीज हैं। अच्छा फैसल भाई, इसमें कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से शेयर करता चलूँ, जो जी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं और मैंने देखा है।
वो ये हुआ है कि पहली चीज़ तो इन्होंने एक लिस्ट शो कराई हुई है रीजन वाइज एफबीआर के पोर्टल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारे जो डेवलपर्स हैं, जो चैलेंज सामना है वो उनका जो एक आईपी कोड होता है, बेसिकली उसकी आईपी या वो उसकी जो कोडिंग के सिलसिले में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेवलपर्स को, होता क्या है कि जो जो हेड, अभी एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वर्किंग करके दी, सिर्फ एक जस्ट एक छोटा सा कोड था। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। हाँ, तो एक जस्ट छोटा सा कोड था, 1.5 से 2 हफ्ते आराम से लग गए। और जिस बंदे को उन्होंने कॉल की इस्लामाबाद में, यानी आपको मेरा नंबर किसने दिया, और इस तरीके से बात करते करते, यानी कि जिस बंदे की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेलो जी आमिर। हेलो। आमिर आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी फैजल भाई, तो इस तरीके के चैलेंज का सामना है कि चीज़ें हम अपना पाती प्रॉपरली, तो ये भी एक चैलेंज है। आमिर आपने बिल्कुल सही कहा, पीएस सिस्टम के अंदर जो है चैलेंजेस हैं। यही वजह है कि पीओएस सिस्टम जो है, अगर इसको हम देखा जाए तो ये तकरीबन 2 साल पुराना सिस्टम है। पहले ये अप्लाई हुआ था सिर्फ टेक्सटाइल रिलेटेड रिटेल आउटलेट्स के ऊपर कि वो अपनी सेल को इंटीग्रेट करें। फिर इन्होंने पूरी टायर 1 कैटेगरी को कंपलसरी कर दिया। तो अभी तक ये इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहा है कि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, कि जो लोगों के अपने बनाए हुए ईआरपी सॉल्यूशंस हैं टैक्स पेयर्स के, ठीक है, उनकी कोडिंग और जो एफबीआर की जो पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, ठीक है, उनकी कोडिंग प्रोग्रामर समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि इतनी स्पेसिफिक माइनर माइक्रो लेवल की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब प्रोग्रामर अकेले बैठते हैं तो वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। अकाउंटेंट्स का बैठना ज़रूरी है, दोनों एक साथ बैठ नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुसलसल ये डिले हो रहा है, लेकिन इनका पूरा फोकस है। और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा कि ये इस वक्त जो है, अगर आप किसी को पीओएस सिस्टम के हवाले से बात करते हैं तो नॉर्मली आपकी जो पीओएस सिस्टम से पहले की सेल थी, जो आप अपने हिसाब से दे रहे थे एफबीआर को, और जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी सेल 100% इंक्रीज कर जाए प्रीवियस मंथ की सेल से। ठीक है, ये एक कन्फ्यूजन था जिसके ऊपर रिजर्वेशन थी बिजनेस कम्युनिटी की, ये ख़त्म हो गई है कि अब अगर आप जो सेल करेंगे आपसे पीछे की सेल का पूछा नहीं जाएगा। लेट सपोज अगर मैं हर महीने की सेल 10 लाख शो करता था अपनी बेकरी की, और जब मैंने पीओएस सिस्टम इम्प्लीमेंट किया तो मेरी सेल 50 लाख की हो गई, तो एफबीआर ये नहीं पूछेगा कि आपकी सेल 10 लाख से 50 लाख की कैसे होगी। ये एग्जामेशन दे दी है कि माजी की सेल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे इश्यूज थे जो रिजॉल्व हो रहे हैं, और आगे भी कुछ चीज़ आती जाएंगी, लेकिन आपने आना यूएस इनवॉइसिंग सिस्टम के ऊपर ही है। अच्छा तो फैजल ये भाई, इधर एक चीज़ और थी, बीच में एक बहुत एक इशू उठा था। अब वो ये कि पायरेटेड सिस्टम के बारे में एक न्यूज़ आई थी, अगर आपको याद हो, बिल्कुल आई थी। कि पायरेटेड सिस्टम है, एफबीआर जितने भी सिस्टम यूज़ कर रहा है वो पायरेटेड सिस्टम यूज़ कर रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है, और लोग समझ में नहीं आ रहा कि लोग इसको किस तरीके से इसको देखें। बिल्कुल सही है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते करते टाइम लगेगा, जब भी वो चीज़ आज तक कंटिन्यू चल रही है। तो अगर आपके पास कोई रिटेलर की इंक्वायरी आती है तो आपको फौरी तौर पे ये पता होना चाहिए कि वो रिटेलर टायर 1 में फॉल कर रहा है या टायर 1 में फॉल नहीं कर रहा है। और
अगर टायर 1 में फॉलो कर रहा है तो आपने फ़ौरन उसको बताना है कि भाई आपने ये वाला कंप्लाइंस भी फॉलो करना है, ताकि उसको रजिस्टर्ड करवाने से पहले सारी चीज़ों के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स पता होने चाहिए। फिर वो डिसाइड करेगा कि उसने अपने आप को जो है सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करना है या नहीं करना है, वो तो उसका एक फिर डिसीजन उसके ऊपर आएगा। लेकिन आपको जिम्मेदारी क्या है आपकी कि आपकी डेफिनेशन साइड स्ट्रॉन्ग होंगी सेल टैक्स के हवाले से, तो आप आगे क्लाइंट को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा फैसल भाई, एक चीज़ और थी, अब पता नहीं वो उसका वो आप बताएंगे कि उसका इधर जवाब देना मुनासिब है या नहीं है। सिर्फ सवाल मैं आपके आगे रख देता हूँ। जी सवाल ये था कि जब से शनाख्ती कार्ड का ये मसला आया है, तब से ये नॉर्मली ये देखा गया है कि सेल टैक्स की रिटर्न की जो डेट है वो आगे ही आगे ये लोग एक्सटेंड कर देते हैं, यानी प्रॉपरली जो हमारी रिटर्न की जो डेट है वो हर महीने की वो एक्सटेंड हो जाती है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते। तो इसके ऊपर भी एक इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ये हम ये बात करते हैं सेकंड सेशन में, चलें, सेल टैक्स ठीक है, ठीक रजिस्ट्रेशन है, के हवाले से और उसके रिटर्न्स के हवाले ठीक से। है, अभी तक जो सही है। हमने पढ़ा है, अगर आपके को आवाज़ आ रही है और किसी ने, जिस तरह आमिर ने हमसे कुछ सवालात किए हैं, अगर किसी को इंक्वायरी है यहाँ तक तो वो पूछ ले, ताकि फिर हम आगे बढ़ जाएं। ये किसी की अभी कोई इंक्वायरी नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी हमने जो है डेफिनेशन का एरिया देख लिया था कि डेफिनेशंस जो हैं मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, कमर्शियल इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, रिटेलर, होलसेलर, पीओएस सिस्टम, ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम आ जाते हैं कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास कुछ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे समराइज़ कर दी। ठीक है, अगर आपके पास इंक्वायरी आती है रजिस्ट्रेशन की या आप खुद करवाने जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके पास पेपर पे लिखी हुई होंगी। आपने ये डाटा जमा करना है। ये डाटा जमा करने के बाद या तो आपने खुद ही सबमिट कर देना है, इंफॉर्मेशन को फीड कर देना, या अपने कंसल्टेंट को ये डाटा प्रोवाइड कर देना। प्रिंसिपल एक्टिविटी, प्रिंसिपल एक्टिविटी अब आपको पता चल गई क्योंकि आपको डेफिनेशंस पता थी। तो आपको पता है कि आपकी जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो क्या है। आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपको उसी वक्त क्लियर होगा जो हमने पहली दूसरी स्लाइड्स के अंदर डेफिनेशंस पढ़ी थी। इसी तरीके से अदर एक्टिविटी, या आपकी कोई अदर एक्टिविटी भी है। अब देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होने जाते हैं, हो सकता है कि आपकी एक कंपनी हो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, या आप सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है वो, तो ऐसी बात है बहुत सारा रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट भी करते होंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, तो आपकी दो एक्टिविटी होगी, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और आप इंपोर्ट भी करते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने प्रिंसिपल एक्टिविटी किसको रखना है और अदर एक्टिविटी किसको रखना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो इंपोर्ट है वो भी प्रिंसिपल एक्टिविटी में आ जाए और मैन्युफैक्चरर भी प्रिंसिपल एक्टिविटी के अंदर आ जाए। तो आपने बेसिकली बिजनेस मॉडल आपके सामने होगा। तो प्रिंसिपल एक्टिविटी आपने सेलेक्ट की कि भाई मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं सीमेंट बनाता हूँ, या मैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, या मैं जूसेस बनाता हूँ, या मैं कार्टन बनाता हूँ। ये मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी हो गई। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, रॉ मटेरियल लेके फिनिश गुड बनाता हूँ। और साथ साथ आप अगर इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अदर एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कैटेगरी ऐड हो जाएंगी। की पॉइंट क्या है कि आपका पहला सवाल है कि आप जब रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, अदर एक्टिविटी क्या है। ये दोनों एक्टिविटीज़ अगर आप गलत आगे फीड कर देंगे और चीज़ें सबमिट हो जाएंगी, तो उनको रिवर्स करना जो है वो एक बड़ा डिफिकल्ट काम है। इसे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इन डॉक्यूमेंट्स की पूरा सेट बना के रख लें। CNIC, NTN पासपोर्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप पार्टनर है तो पार्टनरशिप डीड, कंपनी है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, प्रिंसिपल एक्टिविटी तो आपके पास जो मशीनरी है
उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से आपके पास बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास यूटिलिटी का बिल होना चाहिए जिस एड्रेस को आप रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं सेल टैक्स के अंदर। इसी तरीके से जो आपकी ऑफिस है या जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके लीज के डॉक्यूमेंट, अगर वो आपका अपना प्लॉट है या रेंट एग्रीमेंट, दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसी तरीके से ऐसी बात है, अगर आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप इंपोर्टर हैं या खाली एक्सपोर्टर हैं, तो लिस्ट ऑफ मशीनरी आपको नहीं चाहिए होगी। ठीक है, तो ये एक सारे डॉक्यूमेंट जो हैं मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आपको अपना स्टेटस पता होगा कि भाई अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे लिस्ट ऑफ मशीनरी नहीं चाहिए होगी। अगर लेट सपोज आप 3 टाइप की कंपनीज होती है हमारे पास। ठीक है, एक होता है बिजनेस इंडिविजुअल जिसको नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म होती है जिसको एओपी बोलते हैं। इसी तरीके से कंपनी होती है जिसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या काली कंपनी लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 जो डॉक्यूमेंट्स का है वो डिपेंड करता है कि ऐसी बात है, अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आपके पास फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं होगा और पार्टनरशिप डीड भी नहीं होगी। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एज पर कंपनी स्टेटस वो आपको जो है अरेंज करना है। अगर आप यूपी फर्म है तो आप पार्टनरशिप डीड लगाएंगे। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल लगाएंगे। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 जो है लिस्ट ऑफ मशीनरी, वो अगर आप ट्रेडर हैं तो लिस्ट ऑफ मशीनरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको लिस्ट ऑफ मशीनरी लगानी है। और ऐसी बात है कि अगर आप नए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड करवाएंगे और उसके बाद मशीनरी इंपोर्ट करेंगे तो वो फिर एक अलग सिनेरियो है। इस दफ़ा हम बात कर रहे हैं कि आपका ऑलरेडी यूनिट है, फैक्ट्री आपकी लगी हुई है और आप उसको रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं। तो जो भी मशीनरी आपके पास है उसकी लिस्ट आपने प्रोवाइड करनी है। उससे एफबीआर चेक करेगा कि भाई आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी और ये मशीनरी मैच करती हैं या नहीं करती हैं। हो सकता है कि आपने जो है प्रिंसिपल एक्टिविटी जो आपकी है वो है टेक्सटाइल गुड्स के अंदर आप काम करते हैं और जो मशीनरी है वो टेक्सटाइल गुड्स से रेलिवेंट नहीं है, तो फ़ौरन वो चीज़ मैच करके आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे यूटिलिटी बिल्स हैं, ये वो की डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए जब अपने आपको आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं। इसी तरीके से अथॉरिटी लेटर, ये मैंने आपको बताया है कि जो पहले मैनुअल सिस्टम था इसको सिर्फ आपको बताने के लिए कि पहले हमें अथॉरिटी, क्योंकि हम मैनुअली ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे एफबीआर के पास, तो अथॉरिटी लेटर भी लेके जाते थे कि भाई हम फला कंपनी ने हमें ऑथोराइज किया है कि हम उनके बिहाफ के ऊपर ये फाइल सबमिट करने आ रहे हैं। इसी जगह रिक्वेस्ट लेटर जाता था। इसी जगह डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं तो यकीनन आपको किसी कंपनी ने अपना सर्टिफिकेट दिया होगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने दिया होगा, ठीक है, यूनिलीवर ने दिया होगा या कोई और कंपनी जो है फाइजर ने दिया होगा आपको, किसी भी कंपनी ने आपको डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट दिया होगा। वो देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट पहले हम मैनुअली जाके सबमिट कर देते थे एफबीआर के काउंटर पे, अब हम किस तरह से करते हैं कि लेकिन वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर वो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट नहीं होंगे। आप हो सकता है अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें, ठीक है, लेकिन जब आपका क्लाइंट आपसे इनवॉइस मांगेगा तो सर्टिफिकेट भी मांगेगा। लॉस चेंज हो जाएंगे अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे। इसी तरीके से पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी भी मैनुअली सबमिट होती थी कि भाई ये जो आप कंपनी जिसको रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं इसमें आपका पोर्शन ऑफ इक्विटी कितना है, तो वहाँ पे आप एक डॉक्यूमेंट लिख देते हैं।